केमिकल काइनेटिक्स ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। इसमें हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पहले रेट लॉ देखते हैं। रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ ये क्या है? इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास एक्शन ऑफ रिएक्टेंट। और इसकी जो पावर में आता है, यहाँ पावर में जो रिएक्शन में जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लो n। जैसे मानो हमने ये थी रिएक्शन, यहाँ रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पी बन रहा था, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था n। तो रेट लॉ कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ मास एक्शन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पावर में लगाते हैं रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। इससे थोड़ा और तो R इक्वल टू ये प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाते हैं तो K रेट कांस्टेंट आता है A की पावर n। तो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्टेंट A गिव्स प्रोडक्ट P। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ इसका रेट लॉ लिखते हैं तो R इक्वल टू K, यहाँ मास एक्शन लिखेंगे रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट क्या है A, कोफिशिएंट ये n क्या है, n जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पर रिएक्शन में ए का कोफिशिएंट क्या था, n था, तो यहाँ n लगाया था पावर में। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती तो पावर 0 रहती, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहती तो पावर सेकंड रहती, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन लिखते तो पावर थर्ड लिखते, और nth ऑर्डर रिएक्शन होती तो पावर में n आ जाती। तो R बराबर एक और होता है, जैसे R जो है रेट ऑफ रिएक्शन, R बराबर अगर इसे रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो -dA/dt। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? माइनस साइन दिखा रहा है समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है समय के साथ कम हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, समय के साथ बढ़ रही है। तो बराबर प्लस का dP/dt। तो यहाँ R बराबर ये -dA/dt, इस यहाँ पर ये लिखते हैं माइनस का dA/dt इक्वल टू K A। अब ये जो A है, A नीचे लेकर आते हैं तो dA/A इक्वल टू K dt। अब माइनस साइन जो था यहाँ का, ये इस साइड में ले आते हैं माइनस साइन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पर। यहाँ समय क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो वो समय क्या होता है, 0। और हम मान रहे हैं, हमें जो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है किसी t टाइम पर कर रहे हैं, तो 0 से t टाइम तक। ऐसे ये क्या हो रहा है, ये dA/A। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक सांद्रता है रिएक्टेंट की, प्रारंभिक कंसंट्रेशन है, इसके साथ में समय t के बाद में इसमें क्या चेंज हो रहा है। तो मान लो समय 0 पर, जिस समय स्टार्ट हुई थी रिएक्शन, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, A0 थी रिएक्टेंट की। अब t टाइम पर, जिस टाइम पर ये पूरी कैलकुलेशन है, उस समय पर ये रिएक्टेंट की सांद्रता कम होते होते AT बची है, तो इसकी लिमिट A0 टू AT। ये जो इंटीग्रेशन है dA/A, ये होता है ln A, इसका लिमिट है A0 से AT, और ये kdt, k क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर आएगा माइनस साइन, तो माइनस का k, और dt का इंटीग्रेशन होता है इनटू t, kt। तो एक लॉ होता है, जैसे कि log या फिर ln A/B इक्वल टू ln A माइनस का ln OV। तो ये यहाँ देखो, ये क्या है, ln A की पावर 80, A0 से 80। तो यहाँ पर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऊपर वाली माइनस लोअर लिमिट नीचे वाली। तो ये तो है ln A क्या है, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 80, तो A की जगह क्या आएगा 80, माइनस लोअर लिमिट ln लोअर लिमिट A की जगह क्या लिखेंगे, A0। मान लो इसकी जगह कुछ और होता, मान लो यहाँ पर अगर इसकी जगह क्या होता A से V तक, तो अपर लिमिट क्या हो जाती V, तो ln A की जगह क्या आता V माइनस
अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या होती ए, तो ln a आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है a नॉट से 80 लिमिट लगी हुई है, तो अपर लिमिट ln अपर लिमिट 80 है, तो a की जगह 80 माइनस लोअर लिमिट ln a नॉट इक्वल टू क्या है माइनस का kt। अब यहाँ पर देखो ये माइनस kt है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का kt इक्वल टू ये माइनस का ln a नॉट था, ये इस साइड में जाएगा तो ये प्लस का ln a नॉट हो जाएगा, प्लस का ln a नॉट, और माइनस ये प्लस ln 80 था तो इस साइड में माइनस का हो जाएगा ln 80। अब यहाँ देखो ये था log a अपॉन बी इक्वल टू ln a माइनस ln b, तो अगर इसकी जगह मान लो लिखा हुआ होता ln a माइनस ln b तो वो ln a अपॉन b हो जाता। ये देखो यहाँ पर क्या है ln a नॉट माइनस ln a t, इसकी जगह यही मान लो ln a नॉट की जगह क्या ln a माइनस ln a t की जगह क्या है ln हुई, तो ये क्या होगा ln a अपॉन b, तो यहाँ पर kt बराबर ln, यहाँ ln a नॉट माइनस ln a t है, तो यहाँ लिख सकते हैं ना ln a नॉट अपॉन a t, यही तो हुआ ln a अपॉन b ln a नॉट अपॉन a t, तो ln a माइनस ln b, तो यहाँ ln a नॉट अपॉन a t क्या था ln a नॉट माइनस ln a t। ठीक, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ से जो ln है इसे हटाते हैं एंटी लॉग लेके, तो पहले इसे डायरेक्ट हटाते हैं, जब इसे हटाएंगे तो हमारे पास e की पावर kt हो जाएगा, ये इस साइड में करते हैं तो e kt जो है जब ln हटाएंगे तो ये यहाँ पर होगा e की पावर kt इक्वल टू a नॉट अपॉन a t, तो a t को इस साइड में लिखेंगे a t बराबर ये a नॉट था और ये डिवाइड में आ जाएगा ln e की पावर kt, तो a t इक्वल टू a नॉट, अब ये नीचे से जब ऊपर जाता है तो पावर में साइन चेंज हो जाता है, मान लो यहाँ kt है तो ये e की पावर माइनस kt हो जाएगा, मान लो अगर बाई चांस ये नीचे माइनस kt होता तो ऊपर जाकर प्लस kt हो जाता, तो एक तो फॉर्मूला इसका ये बनकर आता है। दूसरा ln a नॉट अपॉन ए टी था, हमें ये ln ना करके लॉग में लेना है, जैसे ये ln ई बेस में होता है तो इसकी जगह हमें रखना है 10 बेस में लॉग में, तो लॉग के लिए क्या करते हैं जब ln को लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या है kt इक्वल टू यहाँ ln की जगह लॉग लिखना है तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लॉग a नॉट अपॉन ए टी, तो यहाँ से अगर हम t बराबर लिखें टाइम का फॉर्मूला लिखें तो 2.303 अपॉन के नीचे आ जाएगा लॉग a नॉट अपॉन ए टी, एक फार्मूला बनकर ये आया इसका स्टैंडर्ड फार्मूला। अब यहाँ ए नॉट और ए टी है क्या, ए नॉट क्या है, जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट हुई थी ए जो रिएक्टेंट था स्टार्ट हुई थी उस समय ए जो था रिएक्टेंट, अब मान लो जिस समय जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो जो ए की कंसंट्रेशन है वो पूरी की पूरी ए नॉट है, ए नॉट मान लो, और फिर हम टी टाइम पर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब समय के साथ ये जो रिएक्टेंट है ये तो कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, तो टी बराबर 0 पर या बोलो जिस समय रिएक्शन स्टार्ट हुई थी उस समय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो ए नॉट थी, अब टी समय पर ए की जो कंसंट्रेशन है वो बच के कितनी रह गई है ए टी, तो ये ए टी क्या है टी टाइम के बाद जिस टाइम ये कैलकुलेशन हो रही है उस समय पर रिएक्टेंट की बची हुई सांद्रता है ए टी, रिएक्टेंट की क्या है बची हुई सांद्रता। जैसे एग्जांपल से देखो, मान लो हम रिएक्शन जब शुरू कर रहे थे उस समय ए जो थी वो 100 मोल थी, 100 मोलर थी, ठीक है, तो ए नॉट क्या होगी 100 मोलर। अब मान लो ये टी टाइम पर जिस टाइम पर हम ये पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं उस टाइम पर ये जो ए की सांद्रता है रिएक्टेंट की सांद्रता है ये तो कम हो रही है और प्रोडक्ट की बनती जा रही है, अब मान लो टी समय पर ये जो है प्रोडक्ट जो है कितना बन गया 40 मोलर बन गया, तो अब ए टी कितनी बचेगी, ए जो थी 0 टाइम पर या स्टार्टिंग में तो 100 मोलर थी, अब जाते जाते देख रहे हैं टी टाइम पर प्रोडक्ट 40 मोलर बन गया, तो अब रिएक्टेंट कितना बचा, रिएक्टेंट पहले 100 था इस 100 का 40 प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो ये कितना बचा 60 बचा, तो जो ए टी है ये यही है बची हुई टी टाइम पर या जिस टाइम पूरी कैलकुलेशन हो रही है उस समय रिएक्टेंट की जो सांद्रता बच रही है, तो कितनी बची थी 60, तो ए टी क्या है बची हुई अभिकारक की सांद्रता, एक फॉर्मूला एक ये बन गया। अब यहाँ से एक कैलकुलेशन पढ़ते हैं टी हाफ की, टी हाफ बोलो तो अर्ध आयु, अर्ध आयु, अर्ध आयु क्या होता है, अर्ध आयु वो समय होता है जिस समय जैसे ये रिएक्शन थी ए गिव्स प्रोडक्ट पी,
अब मान लो ये t बराबर 0 पर क्या था, t बराबर 0 पर a नॉट है, एट टाइम t पर ये जो भी हो, लेकिन t हाफ वो समय होता है, t हाफ वो समय होता है जिस समय ये जो अभिकारक है, अभिकारक इसकी सांद्रता ठीक आधी हो जाती है। तो t हाफ पर इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब a नॉट बाई 2 हो जाएगी। तो यही तो है ए टी वैल्यू, ए टी क्या है इस समय, टी हाफ टाइम पर, तो ये कितनी है, ए टी कितनी है, ये ए नॉट बाई 2 हो जाएगी। तो अगर हमें टी हाफ की वैल्यू निकालनी है तो टी अर्धायु, तो एट अर्धायु यहाँ पर अपनी जो ए टी होती है वो कितनी हो जाती है, ए नॉट बाई 2, मतलब अर्ध आयु काल वह समय होता है जहाँ आधा अभिकारक अभिक्रिया में प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो आधा प्रोडक्ट में बदल गया तो अभिकारक कितना बचा, आधा ही तो बचा, तो ए नॉट बाई 2। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन क्या है अपनी, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह अब क्या है, टी हाफ लॉग ए नॉट, तो ए नॉट अपॉन ए टी की जगह क्या है, ए नॉट बाई 2, ए नॉट बटे 2 होता, 2 ऊपर चला जाएगा 2, तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, तो टी हाफ इधर लेकर आएंगे, टी हाफ इधर लेकर आएंगे बराबर 2.303, ये कितना बचा है लॉग 2 अपॉन ये के इधर आ गया नीचे। अब ये जो 2.303 लॉग 2 है इसकी वैल्यू होती है 0.693 अपॉन के, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, पूरे के पूरे अर्ध आयु के फॉर्मूले में प्रारंभिक सांद्रता का कहीं नाम नहीं है। अगर प्रारंभिक सांद्रता नहीं है तो सीधी सी बात है अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मान लो एक रिएक्शन जो थी, मान लो इसका मतलब ये है, जैसे मान लो रिएक्शन ए है, ए से बी बनी है, बी से सी बनी है, ऐसे बन रहा है। तो मान लो ए की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो 10 है। अर्ध आयु में क्या होगा, अर्ध आयु जब होगी, अर्ध आयु में क्या होता है, अभिकारक की आधी सांद्रता प्रोडक्ट में बदल जाती है। तो ये तो था 10, तो इसकी आधी सांद्रता बदलेगी प्रोडक्ट में, तो 10 की कितनी, 5 होगी। ठीक, अब बी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट सी बन रहा है, बी से प्रोडक्ट सी बन रहा है। तो इस वाली रिएक्शन के लिए बी तो क्या हुआ, अभिकारक हुआ, ए और बी के लिए प्रोडक्ट बी था और अभिकारक ए था, लेकिन बी और सी को जब हम देख रहे हैं तो सी प्रोडक्ट है और बी अभिकारक है, तो बी कितना है 5, इसके लिए अर्धायु जब होगी तो उस समय इसका 5 का आधा बन जाएगा प्रोडक्ट। तो मान लो यहाँ पर जो अर्धायु काल था, मान लो ये था 20 साल था, तो इसका मतलब ये है कि अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये है, ये जो ए से बी बन रहा है इसके लिए अर्धायु काल 20 साल है, तो बी से सी भले ही बी की प्रारंभिक सांद्रता 5 है, ए की आधी है, लेकिन अर्धायु काल तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा। जब निर्भर नहीं कर रहा तो इसका अर्धायु काल भी 20 ही रहेगा। और अगर ये मान लो अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता तो जैसे बी की सांद्रता बदल रही थी तो ये अर्धायु काल कुछ ना कुछ बदल जाता। इसका मतलब ये है कि अर्धायु काल प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए अगर हम ग्राफ देखें तो जैसे टी हाफ का ग्राफ हम प्रारंभिक सांद्रता के साथ ही बना रहे हैं, प्रारंभिक सांद्रता के साथ ही। अब प्रारंभिक सांद्रता जैसे ये बदल रही है लेकिन अर्धायु काल तो बदल ही नहीं रहा, तो ये क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो ये देखो ऐसे जैसे जैसे प्रारंभिक सांद्रता तो बदलती जा रही है, प्रारंभिक सांद्रता तो बदलती जा रही है, लेकिन अर्धायु काल नहीं बदल रहा है। ऐसे ही मान लो अर्धायु काल का अगर मैं ग्राफ बना दूँ, ये टी हाफ है, इसका ग्राफ बना दूँ के के साथ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये रहा इसका ग्राफ। अब मान लो यहाँ पर मान लो अगर टी हाफ का ग्राफ, इस चीज़ को ध्यान देना कि अगर टी हाफ का ग्राफ के को ना देखकर 1/k में देख ले तो 1/k के लिए तो ये क्या है, टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना 1/k के लिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो ये वाला इक्वेशन हो गया y समानुपाती x, y पर क्या है टी हाफ, x पर क्या है 1/k, तो
तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, ये लो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा यहाँ। तो ये ध्यान देना, अगर टी हाफ का ग्राफ के साथ है तो ये बन रहा है, और टी हाफ का ग्राफ अगर 1/k के साथ में है तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या स्ट्रेट लाइन बनता है। ऐसे ही यहाँ वहाँ शुरू में नहीं बताया था, मान लो जो अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका ग्राफ अगर हम प्रारंभिक सांद्रता के साथ बनाएं A0 के साथ तो क्या बनेगा। तो हमारी जो रिएक्शन थी तो वो क्या थी, हमारी यही तो थी R, रेट ऑफ रिएक्शन जो R थी प्रोपोर्शनल थी प्राथमिक सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमान की पावर A। तो ये क्या है देख रहे हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ही तो है। बाई एक्सिस पर क्या है, एक तरह से देखें तो 22 समानुपाती x हुआ ना, बाई एक्सिस पर क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, एक्स एक्सिस पे क्या है A0। तो ये भी क्या ग्राफ है, डायरेक्टली ग्राफ हो गया, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। ठीक, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।